हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी सहायक पुस्तक वितान का पाठ अतीत में दबे पाँव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी जी। अतीत में दबे पाँव अर्थात अतीत कहते हैं पुराना समय, पाँव जो कि दबे हुए हैं अर्थात वो चिन्ह, वो प्रमाण, वो साक्ष्य या वो सबूत जो कि अतीत के हैं अर्थात पिछले समय के हैं। तो पुराने समय में या अतीत में जो भी था, जैसा भी था, जिस स्थिति में था, उसके जो प्रमाण हैं, उसके जो साक्ष्य हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेखक ओम थानवी जी हमें बताते हैं कि पुराने समय में जब पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई कराई तब उन्हें एक सभ्यता के प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, सबूत मिले। उन प्रमाणों और साक्ष्यों को जब देखा गया, उनके बारे में खोजबीन की गई, उनके बारे में कुछ जानने के प्रयास किए गए, तो पता चला कि वे जो प्रमाण थे, साक्ष्य थे, वे सिंधु सभ्यता के थे। सिंधु सभ्यता का नाम हम लोगों ने जैसा कि सुन रखा है, उस सिंधु सभ्यता के प्रमाण हमें उस खुदाई के परिणाम स्वरूप मिले, जिनसे हमें पता चला कि सिंधु सभ्यता के तहत या उसके अंतर्गत दो शहर वहाँ पर थे, जिनके नाम थे मोहनजोदड़ो और दूसरा था हड़प्पा। जब साक्ष्यों को देखा गया, जांचा परखा गया, तो पता चला कि जितने भी साक्ष्य हमें मिले हैं या जितने भी प्रमाण या सबूत हमें मिले हैं, वो सभी सबूत मोहनजोदड़ो के हैं। हड़प्पा के कुछ भी सबूत या प्रमाण हमें नहीं मिल पाए। कारण यह था कि जब रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई, तो उस रेलवे लाइन के बनने में वो सारे प्रमाण दब गए जो कि हड़प्पा के थे, इसलिए हमें हड़प्पा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। हमें जो प्रमाण मिले वह थे मोहनजोदड़ो के। मोहनजोदड़ो एक बहुत विकसित शहर था सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता कैसे पड़ा? सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता इस तरह पड़ा क्योंकि वहाँ नज़दीक में ही कुछ मील की दूरी पर सिंधु नदी बहती थी और उस समय की सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दे दिया गया। कारण यह भी था कि उस सभ्यता के समय जो लोग थे, उनको अपना जीवन यापन करने में सिंधु सभ्यता का बहुत सहारा था या उसका बहुत योगदान था। सिंधु नदी के योगदान को देखते हुए उस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया। अब जो प्रमाण हमें पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा खुदाई के दौरान मिले हैं, वो मोहनजोदड़ो के थे। उनसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो एक बहुत विकसित सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में जो घर थे वो बहुत छोटे छोटे थे और घरों में कमरे भी बहुत छोटे छोटे थे। उन घरों के या कमरों के छोटे होने का कारण इतना था कि सभी लोगों को रहने के लिए उचित स्थान मिल सके, इसलिए वो कमरे और घर छोटे छोटे बनाए गए थे। घरों के दरवाजे एक दूसरे के सामने नहीं खुलते थे। गलियां संकरी और चौड़ी दोनों प्रकार की थीं। पीने के पानी के लिए वहां पर 700 से अधिक कुएं थे, जिनमें स्वच्छ पीने का पानी आता था। सिंचाई के लिए या खेती-बाड़ी करने के लिए जब जल की आवश्यकता उन लोगों को होती थी, तो वह जल उन्हें सिंधु नदी से मिल जाता था। अपनी फसलों को पानी देने के लिए वह सिंधु नदी के जल का प्रयोग करते थे। वहाँ बहुत सारे स्नान घर बने हुए थे। एक बहुत बड़ा सा कुंड उस
नगर में हमें मिलता है, या ये कहिए कि उसके प्रमाण मिलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे स्नान घर थे और किसी का भी दरवाज़ा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता था। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई विशेष आयोजन होते होंगे जिनके लिए वह स्थान बनाया हुआ था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा चबूतरा था जिस पर एक स्तूप बना हुआ था, जिसे बौद्ध स्तूप कहते थे। पानी निकासी की सिंधु सभ्यता में या मोहनजोदड़ो में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कहने के लिए हम यह कहते हैं कि हम बहुत विकसित हैं, लेकिन यदि हम मोहनजोदड़ो नगर की जल निकासी व्यवस्था को देखें तो इतनी अधिक विकसित व्यवस्था हमें आज के समय में भी नहीं देखने को मिलती। मोहनजोदड़ो में नगर के हर घर से पानी निकलने के लिए जो नालियां थीं, वह नालियां बाहर आकर एक बड़े नाले में मिलती थी और वह नाला शहर के बाहर जाकर खुलता था। जो नालियां थीं वह पक्की और ईंटों से बनी हुई थी, ढकी हुई थी, जिससे कि गंदगी फैलने की कोई संभावना ही नहीं थी। जल निकासी की इतनी समुचित व्यवस्था हमें आज के विकसित नगरों में भी देखने को नहीं मिलती है। दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, उस समय के सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, वे सुंदरता प्रेमी थे। सुंदरता प्रेमी अर्थात उन्हें हर कार्य में सुंदरता दिखाई देनी चाहिए थी, या उन्हें सुंदरता, किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने की आदत थी, जिसका सबूत हमें मिलता है उस समय के बर्तनों पर, उस समय की मोहरों पर, उस समय की इमारतों पर। हम किसी भी चीज़ को, मूर्तियों को, इमारतों को, बर्तनों को, सिक्कों को, मोहरों को, किसी भी चीज़ को यदि देखें तो हमें उन सारी चीज़ों पर उनकी सौंदर्य प्रेमी होने की छाप मिलती है। हर चीज़ पर इतनी बारीक नक्काशी है कि उस नक्काशी को सुंदरता प्रेमी ही कर सकते हैं। दूसरी ओर हम देखें तो खुदाई के दौरान हमें बहुत सारे औजार मिले जो पत्थर के बने हुए थे, लेकिन उन औजारों के मिलने के साथ साथ हमें कोई भी हथियार नहीं मिला है। कोई भी हथियार ना मिलने के पीछे कारण हो सकता है कि शायद उन लोगों को हथियारों की आवश्यकता ही ना महसूस हुई हो, या उन्हें आवश्यकता ही ना रहती हो। उस समय की खुदाई में हमें किसी भी सैन्य सत्ता के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, अर्थात उन लोगों को सुरक्षा के लिए किसी भी सैन्य सत्ता की या सैन्य सुरक्षा की आवश्यकता ही शायद नहीं थी। वो लोग आपस में इतने मेल जोल से और अच्छे तालमेल से रहते थे कि उन्हें किसी भी प्रकार की सैन्य सुरक्षा या हथियारों की आवश्यकता ही नहीं थी। उस समय के जो लोग थे वो बहुत अनुशासित थे, अनुशासन पर थे, और ये जो अनुशासन व्यवस्था थी वह राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर स्वपोषित थी। अर्थात उनकी जो अनुशासन व्यवस्था थी उसको कोई राजा या राज्य निर्धारित नहीं करता था। दूसरी ओर ना ही कोई धर्म उसके पीछे आता था, या ये कहिए कि कोई धर्म भी उसे निर्धारित या संचालित नहीं करता था, बल्कि उन लोगों की जो अनुशासन व्यवस्था थी वह स्वपोषित थी, अर्थात खुद के ही द्वारा पोषित की गई थी। उन लोगों ने खुद को अनुशासित बनाया हुआ था, जिसके लिए उन्हें किसी राजा, राज्य या धर्म की आवश्यकता नहीं थी। वे लोग खुद ही अपने आप को अनुशासन में रखते थे, और यही कारण था कि सभी एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए छोटे छोटे घर बनाते थे, छोटे छोटे कमरे बनाते थे, मेल जोल से रहते थे। हथियारों की उन्हें आवश्यकता नहीं थी, सैन्य सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। तो इसी कारण वह जो सभ्यता थी वो है बहुत अधिक विकसित हो सकी।
दूसरी ओर हमें उन सबूतों के तहत एक अजायब घर के सबूत मिलते हैं, एक अजायब घर के प्रमाण हमें मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय की बहुत सारी चीज़ें उस अजायब घर में हमें आज भी देखने को मिलती हैं। बहुत सारे प्रमाण जो उस समय के थे वो हम अजायब घर में आज भी देख सकते हैं। उस समय के साक्ष्यों में हमें किसी भी प्रकार की कोई देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं मिलती है, जिसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि उस समय मूर्ति पूजा का चलन था या किसी विशेष धर्म का प्रभाव था, बल्कि हमें खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिलने के बाद भी इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले कि वहाँ पर किसी विशेष धर्म का प्रभाव था। सिंधु सभ्यता पूर्णतः नियोजित सभ्यता थी। उसमें हमें भव्यता होते हुए भी आडंबर दिखाई नहीं देता। आडंबर अर्थात दिखावा। सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें दिखावे जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। ऐसा नहीं कि वह विकसित नहीं थी, वह भव्य नहीं थी, वह बहुत अधिक सूक्ष्म थी, फिर भी उसके अंदर दिखावे जैसी कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। वहाँ के लोग मिलजुल कर फसलें करते थे, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ जीवन बिताते थे, और वो सारे जो सबूत हैं वह हमें बताते हैं कि वह किस तरह सुंदरता के प्रेमी थे, और इसके लिए उन्हें किसी के भी रक्षण की या संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी ओर हमें जो टूटे फूटे खंडहर मिलते हैं उनमें हमें कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। जो सीढ़ियाँ हैं वो हमें ऊपर की ओर अधूरा छोड़ देती हैं या अधूरी दिखाई देती हैं। हम जब उन सीढ़ियों पर ऊपर की ओर जाते हैं तो वे जो खंडहर के रूप में हमें अधूरे पायदान दिखाई देते हैं वो हमें बताते हैं कि हम अतीत को नहीं बल्कि अतीत के पार झांक रहे हैं। हम बहुत पुराने समय को देख रहे हैं। उन खंडहरों को देखकर, उन सीढ़ियों को, अधूरी सीढ़ियों को देखकर हमें पता चलता है कि वह सभ्यता कितनी विकसित और भव्य रही होगी। आज भले ही वह सीढ़ियाँ जो अधूरी हैं हमें कहीं नहीं ले जाती, लेकिन उनके आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह सीढ़ियाँ पुराने समय में या जिस समय वह पूरी रही होंगी उस समय कितनी भव्य रही होंगी और कितनी भव्यता को दर्शाती होंगी, उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। तो पुराने समय में किस तरह सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी और उसके नगर मोहनजोदड़ो में क्या था, कैसा था, उसके बारे में हम सिर्फ प्रमाणों के आधार पर ही जान सकते हैं, और उन सभी की जानकारी लेखक ओम थानवी जी ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत विस्तृत रूप में हमें देने का प्रयास किया है। और उस जानकारी के माध्यम से ही हमें यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो एक विकसित नगर था और सिंधु सभ्यता कितनी अधिक विकसित सभ्यता थी। सिंधु नदी किस तरह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी, किस तरह की उस समय जल निकासी की व्यवस्था थी, जल संसाधन क्या थे, उन लोगों का नगर नियोजन क्या था, उनकी जीवन शैली क्या थी, उनके तौर तरीके क्या थे, उनको किस चीज़ से अधिक लगाव था, इन सारी जानकारियों का हमें लेखक ओम थानवी जी के द्वारा ही पता चलता है। और उनको इस जानकारी देने के लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उनके द्वारा हमें इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। तो यहीं पर हमारा पाठ अतीत में दबे पांव समाप्त होता है।